हमास की जंग को शुरू हुए हुए 1 महीने से ज्यादा हो गया है और अब भारत ने इजराइल को झटका दे दिया है। और दूसरा सवाल ये भी है कि अब कैसे इस झटके के बाद क्यों अकेले पड़ गए हैं यूएस के राष्ट्रपति बाइडेन। तो रिमझिम के 5 पॉइंट्स में मैं आज आपको यही बताऊंगी कि भारत ने कैसे दिया इजराइल को झटका, दूसरा क्यों अकेले पड़ गए हैं यूएस के बाइडेन, और तीसरा कि अरब देशों का इस पर क्या रुख है, और चौथा भारत का युद्ध विराम से किनारा क्यों, पांचवा है कि क्या है द्विराष्ट्र समाधान जिसके पक्ष में भारत है। द्विराष्ट्र को अगर मैं इंग्लिश में बताऊं सो इट इज 2 स्टेट पॉलिसी। अब सबसे पहले तो आप इसी सवाल का जवाब ले लीजिए कि आखिर भारत ने कैसे दे दिया है इजराइल को झटका। तो देखिए, यूनाइटेड नेशन में एक प्रस्ताव लाया गया, यूएन में उठा इजराइल के खिलाफ मुद्दा, एक मुद्दा उठाया गया यूनाइटेड नेशन में अभी हाल ही में, और वो मुद्दा क्या था कि फिलिस्तीनी क्षेत्र में इजरायली बस्तियों का जो कब्जा है वो गलत है। ये प्रस्ताव पारित किया गया यूएन में। तो और ये कहां पर है ये बस्तियां? पूर्वी यरूशलेम, सीरियाई गोलान में कब्जा, मतलब जो कि फिलिस्तीनी क्षेत्र है उसमें इजराइल ने अपनी बस्तियां बना रखी हैं, मतलब कब्जा कर रखा है, कि वो गलत है। यूएन में ये मुद्दा उठा। अब इसके समर्थन में जिन्होंने वोट किया, यानी इजराइल के खिलाफ जिसने वोट किया, वो तो थे 145 कंट्रीज। जिसने इजराइल के साथ वोट किया वो सिर्फ थे 7 कंट्रीज, और जो इस पूरी प्रोसेस में बाहर रहे वो थी 18 कंट्रीज। और जब भारत के अधिकारियों से पूछा गया कि आपने इजराइल के खिलाफ इस मुद्दे पर, फिलिस्तीनी क्षेत्र में इजरायली बस्तियों का कब्जा गलत, इस मुद्दे पर आपने इजराइल के खिलाफ वोट क्यों किया है, जब भारत के अधिकारियों से ये पूछा गया तो भारत के अधिकारियों ने ये बताया कि भारत के रुख में कोई बदलाव नहीं है, ये एक रेगुलर वोटिंग थी और हमेशा से भारत का स्टैंड जो है वो क्लियर रहा है कि वो फिलिस्तीनियों के ह्यूमन राइट्स के साथ खड़ी है। अब मैं आपको इसको और आगे बताऊंगी कि किन किन देशों ने इसके खिलाफ में वोट किया और किन किन देशों ने इसके समर्थन में वोट किया। अब दूसरा है कि आखिर क्यों अकेले पड़ गए हैं यूएस के बाइडेन। अब देखिए, कई रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि अमेरिका अकेला पड़ गया है इस पूरे मुद्दे पे। आपको पता है अमेरिका हमेशा से इजराइल के साथ खड़ा रहा है, लेकिन अब फिलिस्तीन के समर्थन में जैसे जैसे नारे बुलंद हो रहे हैं, जैसे जैसे सऊदी अरेबिया उसके साथ जुड़ रहा है, और अब तो भारत ने भी इजराइल के खिलाफ वोट कर दिया है यूनाइटेड नेशंस में, तो अब ऐसी रिपोर्ट्स कह रही हैं कि जो बाइडेन है वो अब अकेले पड़ गए हैं। वो कैसे, मैं आपको इस पॉइंट से बताऊं। अब सबसे पहले तो आप यही देख लीजिए कि इजराइल के समर्थन में कितने वोट पड़े। 7 कंट्रीज ने इजराइल का साथ दिया यूएन में, जो कि प्रस्ताव पारित हुआ था कि भैया फिलिस्तीनी क्षेत्र है उसमें इजराइल का कब्जा क्यों हो। तो वो 7 कंट्रीज कौन सी है? कनाडा, हंगरी, इजराइल जो कि खुद, मार्शल आइलैंड्स, फेडरल स्टेट्स ऑफ माइक्रोनेशिया, नाउरू और अमेरिका। अब आप देख रहे हैं इसमें जो सबसे बड़ी पावर, ये सिर्फ एक ऐसा राष्ट्र है अमेरिका जिसने इजराइल के समर्थन में, मतलब 7 कंट्रीज हैं जिन्होंने इजराइल के समर्थन में वोट किया है। अब आप आ जाइए कि इजराइल के खिलाफ कितनों ने वोट किया, तो वो संख्या है 145 कंट्रीज। अब मैं आपको पूरी 145 कंट्रीज तो नहीं दिखा सकती हूँ, पर मैं आपको एक ही स्क्रीनशॉट दिखा रही हूँ, आप इस पे जरा नजर डालिए। देखिए, इसमें सब कुछ है कि कौन सी 18 कंट्रीज इस पूरे प्रस्ताव से बाहर रही जिन्होंने वोट नहीं दिया। आपको बता दूं कि इजराइल ने इस प्रस्ताव के खिलाफ वोट करने की अपील करते हुए ये कहा था कि हम आप सभी से अपील करते हैं कि इस प्रस्ताव के खिलाफ वोट करें। 7 अक्टूबर को हमास के आतंकवादी हमले के बावजूद प्रस्ताव में इसका जिक्र नहीं किया गया। हमास के युद्ध अपराध का कोई जिक्र नहीं है। ऐसे में इजराइल सभी देशों से इस प्रस्ताव के विरोध में वोट करने की अपील करता है। हालांकि भारत ने इजराइल की इस अपील पर ध्यान नहीं दिया और प्रस्ताव के समर्थन में वोट दिया। अब आप पलटकर इस पे आ जाइए कि इजराइल के खिलाफ वोट कितने देने वाली कंट्रीज है? 145। उसमें से चंद नाम मैं आपको बता देती हूँ। भारत, चीन, मलेशिया, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश, फ्रांस, मालदीव, श्रीलंका, भूटान, जापान, रूस और ब्रिटेन। जितनी भी बड़ी कंट्रीज हैं उन्होंने इजराइल के खिलाफ वोट दिया है, और इजराइल के समर्थन में वोट जिसने दिया है वो अमेरिका ने दिया है, जिससे अब तो यही लग रहा है कि अमेरिका एक तो अलग पड़ गया है और अब अमेरिका की कोई भी कंट्री सुन नहीं रही है इस मुद्दे पर। अब तीसरा सवाल आ जाता है कि इस पूरे मामले में अरब देशों का क्या रुख है अभी तक, वो आप इस पॉइंट से समझिए।
जानकार ये कहते हैं कि इजराइल और फिलिस्तीनी संकट में पश्चिम को उनके पाखंड और दोहरे मानदंड के लिए घेरा जा सकता है, लेकिन क्या अरब इस मामले में दूध का धुला हुआ है? क्या फिलिस्तीनियों को किनारे करने के लिए अरब के देश जिम्मेदार नहीं हैं? सवाल तो ये भी उठाए जाते हैं कि क्या खाड़ी के देश गाजा पर इजरायली हमले को रोकने के लिए अपने तेल को हथियार नहीं बना सकते थे? एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि इजराइल के प्रधानमंत्री की कोशिश रहती है कि पश्चिम एशिया में मुद्दा ईरान को बनाया जाए, न कि फिलिस्तीन को। अभी इजराइल को लेकर अरब देशों की जो प्रतिक्रिया है वो सड़कों पर फिलिस्तीनियों के समर्थन में विरोध प्रदर्शन को रोकने के लिए है। चौथा है कि भारत का युद्ध विराम से किनारा क्यों? अब इससे पहले भी एक प्रस्ताव आया था यूनाइटेड नेशंस में, आप याद कीजिए, जिसमें भारत पे सवाल भी उठे थे। वो प्रस्ताव ऐसा था कि इजराइल गाजा पर जो ये बमबारी कर रहा है, रिटेलिएशन कर रहा है, उस पे ये युद्ध विराम लग जाए। लेकिन भारत ने इस वोटिंग से किनारा कर दिया था, मतलब ना वो समर्थन में था ना वो खिलाफ में था। इसके बाद बहुत लोगों ने भारत के इस स्टेक पर सवाल उठाए थे। तो इस पॉइंट से समझिए आखिर हुआ क्या था और भारत ने आखिर इससे किनारा क्यों किया था। 26 अक्टूबर 2023 वो दिन था जब यूएन में इजराइल के गाजा पर लगातार हमलों को लेकर एक आपातकालीन सत्र बुलाया गया था और भारत ने युद्ध विराम के प्रस्ताव पर वोट नहीं किया था और किनारा कर लिया था। भारत के इस रुख को इजराइल के पक्ष में माना गया था। भारत ने तब कहा था कि प्रस्ताव में 7 अक्टूबर को इजरायली इलाके में हमास के हमले का संदर्भ नहीं था और भारत की नीति आतंकवाद को लेकर जीरो टॉलरेंस की रही है। यूएन में वोटिंग के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरब और खाड़ी के देशों के कई नेताओं से बात की। इस बातचीत में पीएम मोदी से अरब के नेताओं ने फिलिस्तीनियों के पक्ष में खड़े होने की अपील की। इनमें ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी, यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहान और मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी शामिल थे। अच्छा, इस युद्ध विराम वाले प्रस्ताव में इंटरेस्टिंगली फ्रांस ने युद्ध विराम के समर्थन में वोट किया था, यानी इजराइल के खिलाफ वोट किया था, जबकि यूरोप में सबसे ज्यादा यहूदी आबादी फ्रांस में ही रहती है। इजराइल और अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा यहूदी फ्रांस में ही रहते हैं। फ्रांस में यूरोप की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी भी रहती है। फ्रांस और इजराइल के बीच करीबी का संबंध है और फ्रांस के पीएम इमैनुअल मैक्रोन इजराइल पीएम नेतन्याहू को अपना दोस्त मानते हैं, लेकिन फ्रांस ने बाकी के पश्चिमी देशों के तुलना में वोटिंग से बाहर रहने के बजाय प्रस्ताव के पक्ष में वोट किया। अब पांचवा है, आपने अभी तक बहुत बार सुना होगा कि एक ही समाधान है इसका, इस इजराइल और हमास की जंग का एक ही समाधान है, द्विराष्ट्र समाधान, यानी 2 स्टेट्स पॉलिसी। अब मैं आपको इसको आसान भाषा में समझाऊं तो आखिर ये है कि फिलिस्तीन को अपना एक अलग राज्य मिल जाए और इजराइल को अपना एक अलग राज्य मिल जाए। अब ये होता क्या है वो आप इस पॉइंट से समझिए। आपको बता दूं कि भारत ने हमेशा से इजराइल और फिलिस्तीन संकट का समाधान द्विराष्ट्र के सिद्धांत में देखा है। इजराइल के भीतर आतंकवादी हमले से भारत का चिंतित होना भी लाजमी है। एक्सपर्ट्स इस बात पर सहमत हैं कि दशकों तक इजरायलियों और फिलिस्तीनियों के बीच सबसे बड़ी खूनी लड़ाई के बाद स्थायी शांति हो जानी चाहिए। इस क्षेत्र में लगभग 1 सदी से चले आ रहे कड़वे संघर्ष का द्विराष्ट्र समाधान का वैश्विक नेताओं ने बार बार समर्थन किया है। इसमें जॉर्डन नदी और भूमध्य सागर के बीच की भूमि को विभाजित करके 2 स्वतंत्र संप्रभु इजराइल और फिलिस्तीनी राज्यों को अगल बगल में स्थापित करना है। हालांकि इजराइल और फिलिस्तीनियों के लिए किसी समझौते पर पहुंचना अभी तक संभव साबित नहीं हुआ है। 2014 में तत्कालीन अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन कैरी ने इजराइल और फिलिस्तीनी में मध्यस्थता की कोशिश की थी, लेकिन ये वार्ता भी विफल हो गई थी। अब चूंकि वेस्ट बैंक और पूर्वी यरूशलेम में यहूदी बस्तियां बढ़ गई हैं, ऐसे में इजराइल द्विराष्ट्र समाधान के खिलाफ है। अब देखिए, जो इजराइल और हमास के बीच जंग है वो दिन ब दिन गहरी होती जा रही है और ज्यादा से ज्यादा कंट्रीज अब इसमें जुड़ने लगी हैं और अब जो ग्लोबल लेवल पे है ये अभी तक का सबसे बड़ा मुद्दा बन गई है। तो आपको इस वीडियो से समझ में आ गया होगा कि हमने क्यों ये बताया कि कैसे भारत ने इजराइल को झटका दे दिया है और अब क्यों अकेले पड़ गए हैं यूएस के बाइडेन। अब खैर आगे क्या होता है ये तो वक्त बताएगा। आप न्यूज़ 24 देखते रहिए। मैं हूं रिमझिम जेठानी, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ,
हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।